अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, गोश्त और दूध इंसानी ज़रूरत के हवाले से बहुत अहम है और पाकिस्तान इन दोनों की पैदावार के हवाले से कितना खुद कफ़ील है और कितना खुद कफ़ील और हो सकता है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और उसमें लाइव स्टॉक की अहमियत क्या है, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें आज स्टूडियोज़ में इस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवाब नदीमुद्दीन साहब, जो लाइव स्टॉक फार्मर हैं और बड़े अरसे से इस कारोबार से वाबस्ता हैं, इस शोबे से वाबस्ता हैं। हमारे साथ अबू सुफियान साहब हैं, ये भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और इसकी जो वैल्यू एडिशंस हैं लाइव स्टॉक में उसके साथ भी ये जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद माजिद इकबाल साहब, जो फोकल पर्सन है लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट मुल्तान डिवीज़न के, उनकी नुमाइंदगी है यहाँ पे। तो सबसे पहले नवाब नदीमुद्दीन साहब, डॉक्टर साहब, आपने इस बिज़नेस को कैसे देखा है, इसकी अहमियत क्या है और आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आपने बड़ा, पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि इस मौजू पर आपने रूही टीवी ने हमें बुलाया और अब ताकि हम कुछ अपने जो मसाइल या बातें वो आपसे कर सकें, शेयर कर सकें। और मौजू भी है, ईद का मौका है, ईद नज़दीक है। बात यह है कि पाकिस्तान जो है लाइव स्टॉक के मामले में बहुत एक रिच मुल्क है, अगर इसको सही तरीके से हम इसको करें। इसके मसाइल जैसे और शोबों में है, इसमें भी एक मसाइल मौजूद हैं। और फ्यूचर की जहाँ तक आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो है ही ज़राअत और लाइव स्टॉक में। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हम टोटल जीडीपी का 25% तो इसमें है ना जी, वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और ये कंटिन्यूसली 72-73 साल से हम किए जा रहे हैं। तो जब तक आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी हमारी गुज़िश्ता हुकूमतें रही हैं, हुकूमतों की कभी प्रायोरिटी लिस्ट में एग्रीकल्चर रहा नहीं है। अगर जब तक आपने अगर कोई तरक्की देनी है, आपने कोई काम करना है, तो सबसे पहली जो बात होती है वो है कि आप उसको प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करें। सही। इस पर कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी ज़राअत से मुंसलिक या लाइव स्टॉक से मुंसलिक बंदा ये बात कर ही नहीं सकता कि हमारा मुस्तकिल ज़राअत में या एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक में क्या है। तो बड़ा रोशन है। ये खुराक एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया की ज़रूरत है। आपने 22 करोड़ आवाम के लिए भी पूरी करनी है और इसको जितना चाहेंगे आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सही। लेकिन क्या आप समझते हैं कि हम कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली अगर वैसे मुवाजना करें कि हम 20 साल पहले क्या थे या 10 साल पहले क्या, तो उससे लाजमी बात है बेहतरी आ रही है। बेहतरी की दो वजूहात होंगी। पहली बात तो ये है कि एक तो तालीम हमारी बढ़ रही है, इस फील्ड में लोग तालीम याफ्ता आ रहे हैं। फिर ये नेट का ज़माना है, आप हर वक्त कनेक्ट रहते हैं पूरी दुनिया से। तो जब तक पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली तरक्की नहीं होगी। तो बुनियादी बात है, उसकी वजह से जो है वो तरक्की ज़रूर हो रही है, लेकिन जिस शरह से होनी चाहिए मैं ये समझता हूँ अभी हम बहुत पीछे हैं। उसकी वजह हुकूमती पॉलिसीज़ हैं या आपने अडॉप्ट नहीं की, इन्वेस्ट नहीं किया? पहली बात जो है बुनियादी कि अभी आगाही और शऊर की कमी है। जब तक आप, क्योंकि हमारे यहाँ लैंडलेस और छोटे जो काश्तकार हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जब तक आप उन तक नहीं पहुँचेंगे, वो आगाही या वो जो रिसर्च या जो काम दुनिया में हो रहा है उस छोटे ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाएगा, उस वक्त तक तो कोई तरक्की मुमकिन नहीं हो सकी। क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो पता लगेगा जी 90% तो वो 5-10 एकड़ वाले हैं, ये छोटे लाइव स्टॉक के फार्मर हैं, और 10% होंगे या 8% होंगे वो बड़े होंगे। तो बड़ों पर तो आप इतना वो नहीं कर सकते, वो तो लाजमी बात है कि कॉरपोरेट के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो आ रहे हैं, उस पर काम कर सकेंगे, वो तो एक अलग बात होगी। तो लेकिन जब तक आगाही या इन्फॉर्मेशन वहाँ तक नहीं जाएगी उस वक्त तक अब वो नहीं होगा काम। अच्छा, जब हम लिंक करते हैं एग्रीकल्चर को और लाइव स्टॉक को इकट्ठा, तो आप क्या समझते हैं अबू सुफियान साहब कि जो हमारा लाइव स्टॉक का ज़्यादातर बोझ ग्रोवर ने भी उठाया हुआ है, वो अपनी ज़रूरी पैदावार पे भी तवज्जो दे रहा होता है और साथ साथ अपनी लाइव स्टॉक पे घर की ज़रूरत के लिए, चीज़ों के लिए भी कर रहा होता है, तो ये कितना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है उस आम ग्रोवर का और फार्मर का लाइव स्टॉक के साथ लिंकेज जो है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने % शेयर है आप समझते हैं? बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है इसको मैं इस तरह से इसकी वजाहत करूँगा कि हमें अपना स्ट्रक्चर समझना होगा पाकिस्तान के अंदर। मैं इसको फॉर्चुनेटली कहूँगा कि जो लैंड होल्डर है जिसको हम काश्तकार कहते हैं, अज़ल से उसको देखा जाए तो उसने दोनों काम इकट्ठे किए हैं।
शुरू में उसको बैलों की ज़रूरत थी, जो ट्रैक्टर से पहले उसको अपनी खेती बाड़ी के लिए ज़रूरत था, तो वो लाइफ स्टॉक से इसलिए जुड़ा हुआ था। कुएं से पानी निकालने के लिए उसको बैल चाहिए था, उस वक्त मशीनरी नहीं थी, तो वो इसके साथ जुड़ा हुआ था। फिर इसी तरह से भैंस और गाय जो कि हमारे मुकामी नस्लें हैं वो उसके घर में थीं, जिससे उसके घर का सारा निज़ाम चलता था। उसको दही मिल जाता था, लस्सी मिल जाती थी, दूध मिल जाता था, बुनियादी ज़रूरियात की सारी चीज़ें, मक्खन था, घी, हर चीज़ उसको मिल रही थी। तो ये सारी इंटीग्रेटेड हैं पाकिस्तान के अंदर। जी सर। अब जाके कोई गुज़श्ता 5 साल से इसके अंदर शुरू हुआ है कि कुछ इन्वेस्टर आए हैं जिन्होंने आके डेयरी को अलहदा से पकड़ा है। कुछ इन्वेस्टर अब पाकिस्तान के अंदर आ रहा है पढ़ा लिखा, जो मीट को अलहदा से पकड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन इंग्रेडिएंट सारा फिर हमारा एग्रीकल्चर से आ रहा है। सही है। तो एग्रीकल्चर का रोल किसी लेवल पे हम उसको आउटसोर्स करें या हम डायरेक्टली वो एग्रीकल्चरिस्ट खुद भी फार्मर हो, तो ये उससे बगैर मुमकिन नहीं है। एग्रीकल्चर का रोल इसके अंदर रहेगा और है। इन दोनों चीज़ों को आप अलहदा कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। आप क्या समझ रहे हैं कि अब जो हमारा जो ग्रोवर है, काश्तकार है, वो उसकी उतनी केयर कर पाता है, उसे पालना आसान है, जबकि कॉर्पोरेट सतह पे उसके साथ कॉम्पिटिटर है या जो डेडिकेटेड लाइफ स्टॉक को टेक कर करने के लिए, चाहे वो मीट है या मिल्क है, उसके लिए वो आगे हैं। तो क्या हमारे बड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा? तो क्या उसके पास वसाइल या उसके पास फिजिबल है कि वो 2-3 जानवरों के साथ ये ज़रूरियात पूरी अपनी भी करता रहे और फिर उससे कुछ वो इनकम भी हासिल कर रहा हो? आम छोटा काश्तकार का जो हिस्सा है इसमें उसके तरफ वो, या इस तरह से वो आउट होता चला जाएगा? जी, मैं इसको इस तरह से वजाहत करूँगा। एक चीनी का एक कोट है, कहावत जिसे कहते हैं, वो कहता है काम वो करो फिर तुम्हें कोई और काम ना करना पड़े, यानी जो आपको पसंद हो। जी सर। लाइफ स्टॉक जो है ना वो हमारी देहाती आबादी और कदर शहरी आबादी भी मैंने देखा है, अब कराची के लोगों को भी देखा है और भी देखा है, ये कुछ चोली दामन का साथ है, इनको पसंद है ये बिज़नेस। अब हमें देखना होगा इस मुल्क के अंदर हमारा जो लॉ है, इस्लामिक लॉ है, जिसके अंदर लैंड जो है ना वो डिवाइड हो रही है। हर नस्ल जब आगे बढ़ती है तो पीसेज ऑफ लैंड जो है ना वो स्मॉल स्केल पे आते जा रहे हैं। अब वहाँ एक कल्चर है कि घर में एक भैंस है, एक गाय है, कुछ कुर्बानी के जानवर वो पाल रहा है और साथ में कुछ घर के 1-2 लोग मुलाजमत कर रहे हैं। घर के 1-2 लोग जो रिटायर्ड हो गए हैं वो जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। ख़वातीन कहीं देखभाल कर रही हैं। कोई ऐसा बंदा जिसको जॉब नहीं मिल सकी तो वो भी कुछ काम कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको कभी अलहदा कर सकेंगे। 4 सेगमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। एक लैंडलेस फार्मर है, एक स्मॉल होल्डर है, फिर उसके बाद एक मीडियम फार्मर जिसको हम कहेंगे जिसके पास 25 से ऊपर और 200-250 तक जानवर होता है, फिर आगे कमर्शियल फार्मर आ रहा है, कारपोरेट आ रहा है। तो ये सारे अपनी जगह रहेंगे। इतनी ज़रूरत है दुनिया के अंदर, ये सारे भी मौजूद रहें तो जो है ना वो सबकी ज़रूरत है। सही, आपने कहा सबकी ज़रूरत है। अगर हम डॉक्टर माजिद इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि आप बड़े फार्मर से लेकर और छोटे फार्मर तक, जिसको लैंडलेस फार्मर कह रहे हैं सुफियान साहब, आप क्या समझते हैं कि आप सबको फैसिलिटेट करने की पोजीशन में हैं? आप यकसा आप उनको दे रहे होते हैं या प्राइवेट सेक्टर कम से कम खुद एक्सपर्ट्स को हायर करा है? आपका खिदमात आम फार्मर के लिए, ग्रोअर के लिए ज़्यादा है? इसमें ना डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है और अभी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जनूबी पंजाब में खसूसी तौर पे अजला में नई डिस्पेंसरियाँ बनाई गई हैं और कुछ अजला में नई डिस्पेंसरियाँ बनने जा रही हैं और वहाँ पे जो बेसिक ज़रूरियात हैं एक डिस्पेंसरी की वो इस तरह से पूरी की जा रही हैं कि वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी असिस्टेंट, मसनूई तुखम रेजी टेक्नीशियन और उनके साथ एक पीएन, ये बुनियादी तौर पे तमाम सहूलियात हर डिस्पेंसरी पे होंगी। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये जो डेवलपमेंट का काम है ये बुनियादी तौर पे उन जगहों पे अब स्टार्ट है जहाँ पे पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद रही है। सही है। इसी तरीके से जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे सहूलियात देने के लिए मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरियाँ जो हैं वो चलाई गई हैं और हमारे ये जो कोसुलेबाद के इलाके हैं ख़ुसूसी तौर पे अगर इनकी तरफ देखा जाए, राजरपुर लिया और इस तरफ से, तो यहाँ पे पॉपुलेशन लाइफ स्टॉक की बहुत ज़्यादा है, चोलिस्तान में बहुत ज़्यादा है।
तो चोलिस्तान में लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट की एक अलहदा से डायरेक्टरेट बनाई गई है जो कि वो ये काम कर रही है डेवलपमेंट का। और इस तरफ जो डिस्पेंसरी हैं वो इलाके में पॉपुलेशन के हिसाब से दी गई है। जिस इलाके में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ये बेस होगी और वहाँ से फिर मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरियाँ जो नई दी गई हैं वो वहाँ पे रूरल साइड पे जो डिस्टेंस पे कोई थोड़े से दूर दराज के जो डेप्थ के इलाके होंगे वहाँ पे वेटनरी सर्विस देती हैं। और ये हफ्तावार दिनों पे मुहित है, एक बाकायदा शेड्यूल है, उस शेड्यूल के तहत ये काम करते हैं। और रही बात ये कि हर अस्पताल से इलाके में देने के लिए तो हमारा हर वेटनरी असिस्टेंट और वेटनरी डॉक्टर उसका गवर्नमेंट की तरफ से मोबाइल एक मोटरसाइकिल दी गई है। वो उस मोटरसाइकिल पे अपने इलाके में जहाँ कहीं भी वेटनरी सर्विस की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे देने के लिए वो एहलकार जो और डॉक्टर साहबान वो वहाँ पे देंगे फैसिलिटी। ये तो आपका एक हिस्सा है ना जी, जी। जो आप सर्विसेज देते हैं उनमें से एक वेटरनरी हॉस्पिटल या अच्छा, डिस्पेंसरी अब नहीं कह लेकिन एक जो ना- मेजर काम है अच्छा, अब जो एक- आपने इन्वॉल्व रखना है, चाहे वो छोटा सा अब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक इनका फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू सर। किया गया है। उस प्रोग्राम के तहत हर डॉक्टर अपने इलाके में उसके पास अगर 3 यूनियन काउंसिलें हैं तो वो एक शेड्यूल माहाना बना के देता है। हर हफ्ते 2 दिन वो फील्ड में रहेगा। उस फील्ड में बाकायदा एक फोकल पर्सन देहात का वो मुतय्यन होता है, उसके ज़रिए से बंदों को इकट्ठा करके उनको जो हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं अभी उनमें भी गुंजाइश है। हमारे ये 2 मेहमान जो सीनियर हमारे दोस्त तशरीफ़ फरमा है तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक लिहाज से काफ़ी मजबूत हैं। तो और मैंने इनके फार्मों पे सॉइलेज वगैरह ये देखी है। तो सॉइलेज का बुनियादी नुक्ता नज़र जो है हम अभी छोटे जो फार्मर हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। वो अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो इनके परचेज़र बन जाएंगे। तो यहाँ से लेके ये चेंज है। तो इस चेंज के लिए ये जो फार्मर डे प्रोग्राम है ये शुरू है। फिर हमारा एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, वो फ्री ऑफ कास्ट है, टोल फ्री नंबर है और 0800092211। ये टोल फ्री नंबर है, ये रहनुमाई के लिए भी है, ये गाइडलाइन के लिए भी है, ये दाद रसी के भी लिए है। ये 24 घंटे सर्विस ये भी अभी शुरू कर दी गई है। और इस पे टोटल डाटा जो एक्टिविटी भी हमारा एहलकार और डॉक्टर कोई भी फील्ड असिस्टेंट या ऑफिसर करता है तो वो इस पे अपलोड होगी और उससे मॉनिटरिंग का जो अमल है वो एक बहुत ज़्यादा सबूत और बेहतर हो जाएगा। कारगुजारी जो है वो सामने नज़र आएगी ताकि ये है कि कोई चीज़ लिक्विडी रह ना जाए। तो ये तो है सर्विसेज के हवाले से। और बाकी डेवलपमेंट के हवाले से अगर कोई बात होगी तो इंशाल्लाह उस पर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि आपके फ्यूचरिस्टिक आपके प्रोजेक्ट्स इस एरिया में लाइफ स्टॉक में जो इंटरेस्ट रखते हैं लोग वो क्या हैं। लेकिन नाज़रीन छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें लाइफ स्टॉक पर तो आज कम से कम कुछ दिन बाद क्योंकि ईद होगी तो ईद के हवाले से भी जानवर जो हैं कुर्बानी के जानवर ख़ुद एक बड़ा मौजू हैं। तो इस ईद पर जानवी के कुर्बानी के जानवरों की जो सूरत हाल है मार्केट की वो क्या है और जो इस पे मैसर होते हैं जानवर मुख्तलिफ मार्केट्स में वो पलते कैसे हैं, कॉस्ट क्या आ रही है, क्या आती है, कीमतों का उतार चढ़ाव कैसे डिटरमिन होता है, इस पर बात करते हैं। और नवाब नदीमुद्दीन साहब आप ख़ुद भी ये काम करते हैं और आपके जो पले हुए जानवर हैं वो भी कुछ मंडियों तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये आप समझते हैं कि कितने अरसे बाद ये आप जो लोग कुर्बानी का जानवर तैयार करते हैं उन्हें कितना अरसा लगता है, कितनी कास्ट आती है आम तौर पे बैल या बकरी दोनों के हवाले से। तो ये आप आम आदमी को हमारे नाज़रीन को अगर गाइड कर सकें तो, क्योंकि आप वो दिन और ब्रेक में बता रहे थे कि आप क्या उसके अखराजात हैं, फार्मूला है, वज़न है। पाकिस्तान में जो भी मार्केट है ना सिर्फ लाइव स्टॉक के अलावा हमारे यहाँ क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि डिमांड एंड सप्लाई पर बेस करती है। जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी रेट बढ़ जाएंगे। ये तो एक आम सा फार्मूला इकोनॉमिक्स का। ये तो मैं कहता हूँ शुक्र है कई लिहाज से कि हमारे यहाँ जो हमारा जो लाइव स्टॉक का जो काम कर रहा है फार्मर वो कम पढ़ा लिखा है। अगर वो बैठकर पूरा हिसाब किताब लिख ले कि जी मैंने कितने का बछड़ा ख़रीदा, उस पर मैंने कितना खर्च किया और ये क्या कास्ट आई और उसके बाद मैं इसको मैं बेचने मार्केट में जा रहा हूँ तो ये कितने का बिकेगा, तो ये तो वो शायद वो अगले साल ना करे। सही।
एक आप यानी कि कुर्बानी का जो जानवर है वो 2 साल या 2.25 साल का तैयार होता है। बिल्कुल ठीक। अगर 2.25 साल का तैयार हो तो इसका मतलब ये है उसको 810 दिन लगते हैं तैयार होने में। सर और आजकल के हालात में जो आजकल महंगाई है या जो हम उसको खिला रहे हैं उसकी खिदमत कर रहे हैं, मुलाजमीन हैं, बिजली के खर्चे हैं, डीज़ल है उसके जो महंगे हो गए, बाकी सारी चीज़ों को मिलाएं तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे जानवर कम अज़ कम 300 रुपये पर डे तो खर्चा आएगा। वरना कोई भी आदमी जो शहरों में रहते हैं जानवर लेकर आ रहे हैं, अपने घर में 2-3 दिन खड़ा करेंगे तो उनको खुद पता जाता है, पता लग जाता है कि 200 रुपये खर्च आ रहा है कि 300 रुपये खर्च आ रहा है। सर अगर 300 रुपये पर डे खर्च हो और 810 दिन आप अपने घर में खड़ा करें तो 2,40,000 का तो जानवर बन गया। सही, बाकी बातों को तो आप छोड़ दें। बिल्कुल ठीक। चलें फ़र्ज़ क्या हम ये भी नहीं करते, हम कहते हैं 200 रुपये खर्च आ जाता है, तो 200 रुपये का मतलब भी तकरीबन कोई 1,60,000 रुपये का जानवर बन गया। चलें हम कहते हैं वो भी नहीं आता, 100 रुपये पर डे खर्च कर लें तो 81,000 रुपये का जानवर बन गया। इसका मतलब ये है कि आप किसी किस्म का भी जानवर जो 2 साल आप खड़ा कर लें, वो कितना भी कमज़ोर हो या ताकतवर, उसको छोड़ दें तो 81,000 रुपये से कम में तो वारे नहीं खाता। अच्छा, जब पैदा हुआ होगा तो उसे किसी कीमत में ख़रीदा गया होगा, उसकी अपनी कीमत 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का वो भी है, उसमें ऐड कर लें। तो ये सारी बातें हैं। दूसरी बात है, आप लाइव स्टॉक से डील कर रहे हैं, इसमें बीमारियां हैं, मरना है, जीना है, वो सारी चीज़ें इसमें कॉस्ट आई भी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम कारोबारी नहीं, हमारा आम जो काश्तकार है वो कारोबारी नहीं है। अब वो ये समझते हैं हमारा जो ईद के मौजूद खास वैसे मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो काश्तकार है, मुझे जुमला मिस हो जाएगा, वो ये सब कुछ दुख और सुख के लिए रखता है। एग्जैक्टली, ऐसे ही हमारा बल्कि आम जबान में कहूँ गुल्ला क्या है ये, हम ईद वाले दिन फोड़ते हैं, पैसे हमारे ही होते हैं, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। अगर हमने 100 डाले तो 100 ही निकल आते हैं, 500 डालें तो 500 निकल आते हैं। बेसिकली तो ये बात है। जी जी। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ को ज़राअत में जो है या तो 6 महीने के बाद फसल आती है हमारे पास, हर वक्त पैसा नहीं होता। और यही जो हमारा जो गुल्ला क्या है जिसको हम जमा कर रहे होते हैं, ये हमारी सेविंग है। इसी को तोड़ने के बाद जो पैसे निकलते हैं यही लोग बच्चियों की शादियों पर, इस पर उस पर खर्च करते हैं। और भी रखते ही सिर्फ इसलिए हैं कि भाई ईद के बाद हम ये गमी खुशी करेंगे। ये बेसिक तो इसका ये कंसेप्ट है। बिल्कुल ठीक। वैसे अगर आप देखें ना, कमर्शियली अगर आप इसको देखें तो लाज़मी बात है कि जब तक आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, उसका ख़ास तौर पे एक ऑप्टिमम साइज़ है कि जहाँ से आपके प्रॉफिट शुरू होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। जैसे अभी सुफियान ने कहा कि मिनिमम साइज़ तो आपके पास होना चाहिए ना। जी सर। अगर ये फैटनिंग का काम है, जैसे बताया कि 2-3 हज़ार रुपये महीना बच रहा है, तो वो किसी साइज़ के बाद बनेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक आपके पास वो साइज़ नहीं आएगा और उसका पूरी इंग्रेडिएंट्स पूरे आपके साल के आपके पास मौजूद नहीं होंगे, और ये आप समझें कि ये रेट जो है बिल्कुल कॉन्स्टेंटली पूरे साल चलेंगे, वो ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कोई वक्त आएगा कि आपको 9 रुपये किलो साइलेज मिलेगा, कोई वक्त आएगा आपको 13 रुपये 15 रुपये साइलेज मिलेगा। जानवर ने खाना है। अच्छा, जानवर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको डिले नहीं कर सकते, उसका चाहे वो पानी हो या खुराक हो, इवन इलाज हो। बिल्कुल ठीक है। शायद अपने बच्चे को इलाज को छोड़ देते हैं, वो ले जाते हैं पीर के पास दम कराने के लिए, लेकिन बच्चा बीमार हो जाए ना उसको पहले दवाई लगाएंगे। अच्छा, आपकी बात से तो ना बंदा डिप्रेस ही हो सकता है कि यार ये जो कारोबार है ये कोई कारोबार ही नहीं है लाइफ स्टॉक का, और ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन अबू सुफियान साहब, आप क्या समझते हैं कि जो हमारा फार्मर है उसके लिए कैसे वाइबल है, और हमारा जो फार्मर है वो किस अंदाज में ये जो अब कुर्बानी का जो जानवर है, ये ज़्यादातर लैंडलेस फार्मर है जो अपना जानवर कुर्बानी के दिनों में फोर्स करने के लिए पहुंच जाता है, 95% यही है, या जो आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग है वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं? आप अबू सुफियान साहब, आपका तबसरा क्या है? मैं इसमें इस तरह से कहूँगा कि अगर तो फार्मर बड़ा कैलकुलेशंस के साथ चले तो उसको मसाइल नज़र आते हैं। आम तौर पे ये होता है कि वो अगर कोई फार्मर अपनी लैंड को ख़ुद काश्त नहीं कर रहा तो वो लीज़ पे दे देता है, और अगर जब वो ख़ुद काश्त करता है तो लीज़ को उसमें एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं करता। फिर अगर वो ख़ुद अपने फार्म पे काम कर रहा है तो अपनी मेहनत को भी नहीं गिनता। लेकिन एक मुस्बत पहलू भी है इसके अंदर, वो ये है कि मैं चूँकि देहात से बिलोंग करता हूँ और आबा अजदाद से इसी कारोबार से मुंसलिक हैं हम। ये अल्लाह ताला का कोई ख़ास एहसान है कि देहात में घर भी लोगों के पहले से बेहतर हुए हैं, फार्म का स्ट्रक्चर भी पहले से बेहतर हुआ है, घरों में बर्तन पहले से बेहतर आ गए हैं, लोगों का पहनावा बेहतर हुआ है, लोगों की सवारी बेहतर हुई है, शादियाँ करने का तरीका बेहतर हुआ है। इसके अंदर एक ख़ास इस इंटीग्रेशन के अंदर एक ख़ास कोई अल्लाह ताला की रहमत है
इस बिज़नेस के अंदर, इसको अगर हम आगे लेके चलें और जिस तरह से पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं, इसको कैलकुलेटेड अंदाज में अगर हम करें, प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है। ऐसी नस्लें हम लेके आएँ जो वही खुराक खा के, अगर कोई एक नस्ल 1 किलो वज़न बढ़ा रही है, तो कोई ऐसी नस्ल भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर को भी, कि जो 2 किलो वज़न बढ़ा रही है अगर एक दिन में, तो वाइबिलिटी मौजूद है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा जिद्दत के साथ करने की ज़रूरत है, ग़िज़ाओं के तरीके बदलने की ज़रूरत है। मसलन आम तौर पे ये होता है कि हम साल में 4 दफ़ा हमारे चारे चेंज हो रहे होते हैं, और जानवर का मैदा ऐसा होता है जिसके अंदर माइक्रोफ्लोरा डेवलप होना होता है खुराक जाने के बाद। यानी कोई दूध की पैदावार है या उसकी गोश्त की पैदावार है, तो जब हम चारा चेंज करते हैं तो ऐसे डिक्लाइन में जाता है। फिर वो 15 दिन बाद, उसके साल में अगर 4 भी इस तरह से डिप आते हैं तो वो 60 दिन 2 महीने उसके ज़ाय हो रहे हैं। तो अगर वह हमारा फार्मर जो है ना वो पूरे साल का इंग्रेडिएंट सेम कर लेगा, और TMR मशीन्स जो हैं नए जदीद तरीके इसमें लाएंगे जिसमें प्रोडक्शन उसी खुराक से बढ़ जाती है। चारों के तरीक़ेकार हैं, देखभाल का तरीका है, नस्लों की इम्प्रूव करने का है। जैसे डॉक्टर माजिद साहब अभी फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट ने बड़े वसी पैमाने पे सीमन जो है ना वो फ्री प्रोवाइड करने का प्रोग्राम, डिस्पेंसरियाँ जो है ना वो हर यूनियन कौंसिल में एक डिस्पेंसरी, तो इससे चीज़ें बेहतर होंगी। और दूसरा फार्मर को भी मैंने देखा है कि उसका अब पढ़ा लिखा बेटा फार्मिंग के अंदर आ रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। मैं होपफुल हूँ कि ये बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको उम्मीद है कि बेहतर होगा। आपको डॉक्टर माजिद साहब क्या लगता है कि जो लोग आम फार्मर है वो तो कहते हैं देहात के हालात बेहतर हो रहे हैं, अगरचे उन्होंने नवाब नदीमुद्दीन साहब की बात को रद्द किया, उन्होंने कहा जी कि अगर कोई हिसाब करेगा फिर तो इस कारोबार में नहीं आएगा, जबकि अबू सुफियान साहब ने कहा कि नहीं, हिसाब करेगा तो वो प्रॉफिटेबल होगा, उसको समझ आएगी कि प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है इस बिज़नेस में, क्या है वो क्या करे। तो डॉक्टर माजिद साहब आपके समझ, वही आम आदमी, आम काश्तकार। जी, मैं ये आज करूँगा कि रिकॉर्ड कीपिंग जो है ये एक बहुत बड़ा अमल है, ये होना चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग तो ज़रूर होनी चाहिए ना, इससे उसके जो कमज़ोर पहलू हैं उनका पता लगेगा, और जो उसके मजबूत पहलू हैं उनका पता लगता है, और अपनी कमज़ोरियों को दूसरों के तजर्बे से, दूसरों की रहनुमाई से वो बेहतर आगे आ सकता है। दूसरी बात जो इसमें है ना, ये एक रेडी क्रॉप है, आप जब चाहें इसको रिप्लेस कर सकते हैं पैसे के साथ, और चाहे वो 3 दिन का हो, चाहे वो 3 साल का हो या 10 साल का हो जानवर, तो वो आपके लिए बेचना कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के दौर में। और इस लिहाज से ये एक बहुत मजबूत सेक्टर है कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है मुआशी तौर पे ज़रूरियात जो पूरा करने के लिए, तो ये एक रेडी क्रॉप है। हुकूमत की तरफ से जो इसमें सबसे बड़ी बेहतर चीज़ की गई है वो इस बजट में, इसमें ना कुछ जारी जो स्कीमें थी उनके लिए 1 अरब 58 करोड़ रुपए बख्तस किए गए हैं, और रवा बजट में जो नई तरक्याती स्कीमें दी गई हैं उनमें 3 अरब और 42 करोड़ रुपए मतलब रखे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस पंजाब भर में, जी सर, इसका मतलब ये है कि ये इस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। अब जैसे सुफियान साहब ने फरमाया है कि देहात में चेंज आई है, तो वो सारी क्रॉप से नहीं, अगर क्रॉप को देखें तो उसमें लाइफ स्टॉक का शेयर काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना मतलब है कि लाइफ स्टॉक भी शेयर कर रहा है। इस लिहाज से आप देखें कि मैं अपनी बात भी करूँगा कि थोड़ा सा मीडिया का भी रोल होगा। जी सर। नहीं जी, मीडिया तो सबसे अहम है, नहीं मीडिया सबसे अहम है। देखिए ना सर, हमारी टोटल जो कंपेन है ना सर, हिसाब से वो ये है कि हम रेडियो से प्रोग्राम करते हैं, मेरे ये वहाँ रेडियो पे भी मेहमान होते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स में होते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है हम उसको अब इस तरह से कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग और फार्मर मीटिंग के हवाले से, उस हवाले से कम बंदों को थोड़े वक्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो सकती है बगैर उनको ट्रैवल कराए, कि वो उन्हीं की जगह पे ही उनको ट्रेनिंग दे दी जाए, और उससे जो थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट निकलेगा वो बहुत बेहतर होगा। जो स्कीमें गवर्नमेंट ने दे रखी हैं उनमें कट्टा पाल स्कीम और कट्टा फरबा प्रोग्राम है। गोश्त के हवाले से जहाँ पे बात हो रही है, तो मीट और मिल्क सेक्टर ये 2 ही बड़े सेक्टर हैं लाइफ स्टॉक के साथ। तीसरा ईद के हवाले से है, वो है खालों का सेक्टर सर।
ये हमेशा इग्नोर होता है। जानवर गोश्त के साथ, दूध के साथ खाल भी डोनेट करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं इस प्रोग्राम के हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ईद कुर्बान के ऊपर जितने जानवर ज़िबा हो रहे हैं, अगर देखा जाए तो अरबों रुपए का लॉस होता है सिर्फ अदम तवज्जो की वजह से। बिल्कुल ठीक। हमारे पास ये जितनी खालें इकट्ठी होती हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा खालें ये नमक फ़ौरन ना लगने की वजह से, मिस हैंडलिंग की वजह से, शॉपर बैग में बंद करने की वजह से, बाहर धूप मिट्टी और इसमें बारिश में पड़े रहने की वजह से प्रोसेसिंग यूनिट तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचती हैं तो उसमें से एक माकूल मिकदार चमड़े की नहीं डेवलप कर सकते आप। बिल्कुल ठीक है। इस वजह से जो इंडस्ट्री का बोरान है वो भी है, वहाँ पे लेबर दूसरी सब चीज़ें इसी से चलती है और ये एक बहुत बड़ा लॉस है। तो ये मैं अर्ज़ करूँगा कि ये भी लाइफ स्टॉक का ही एक डोनेशन है, खाल जो है। और खाल के मसनूआत, चमड़े की इंडस्ट्री है, जी, चमड़े चमड़े की जो मसनूआत हैं। मसनूआत हैं, आप ये देखें कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मसनूआत हैं। फैब्रिक्स यानी कि इसके पहनने की चीज़ें से लेके ऑर्नामेंटल सारा कुछ इसी पे बेस करता है। बिल्कुल सही। हम गोश्त के हवाले से अर्ज़ करेंगे कि मीट का जो 16-17 का जो हमारे पास डाटा है वो मीट एक्सपोर्ट का वो 2.99 था, बिल्कुल सही। जो कि गुज़श्ता सालों में ये 18-19 और 19-20 में 4% की रेशो से बढ़ चुका है। और ये जैसे अबू सुफियान साहब और नवाब साहब ने फरमाया कि ये अब एक्सपोर्ट जो हमारे मुल्क से हो रही है गोश्त की, तो ये ज़र मुबादला का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अच्छा, और दूध की प्रोडक्शन के हवाले से नवाब नदीमुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा फरमाया है कि हमारे पास जानवर है, उसको हैंडल करने का सिर्फ तरीक़ाकार नहीं है। हमारे जानवर 90% जानवर बधा हुआ होता है, उसको एक्सेस नहीं है, वाटर एक्सेस नहीं है। पानी अगर देखें दूध का, मतलब अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सर जी 85-87% पानी है दूध के अंदर, हम उसको वाटर एक्सेस नहीं। हमारे ये जो दोस्त बैठे हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आज से नहीं कई अरसे से इन्होंने वाटर एक्सेस एट पार दी हुई है कि जब जानवर चाहे पिए और उसको साफ़ और ताज़ा पानी। सिर्फ आप तो बड़ी अहम बात कर रहे हैं जी गोश्त सर। और पैदावार की, जी। इसी को हम जारी रखते हैं जी। लेकिन फिर हमें एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लाइव स्टॉक पर और हम प्रोग्राम के इस हिस्से में अब ज़्यादा फोकस करेंगे गोश्त और दूध की पैदावार और क्वालिटी पैदावार के हवाले से। नवाब नदीमुद्दीन साहब, आप कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि कुछ कुर्बानी के जानवरों के हवाले से कह रहे थे कि जी कुछ वजाहत करना चाह रहे थे आप बार बार, तो आप वजाहत पहले कर लें अपना प्रोग्राम। आपको इसमें मैंने जो बात की थी ना कुर्बानी के जानवरों के हवाले से, सिर्फ कुर्बानी के जानवरों के हवाले से मैंने बात की थी कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें लोग आ रहे हैं और आना चाहिए, इसका बहुत आला मुस्तकबिल है। सही। मैंने ये भी सिर्फ बताई थी कि आपने क्योंकि बात कुर्बानी की पूछी थी, हाँ, तो मैंने सिर्फ कुर्बानी की हद तक बताई थी कि जो इतना कुर्बानी के जानवर आपको सस्ती कीमत पर मिल जाता है तो वो अभी उसकी पलाई की गनीमत है। वो इस हवाले से बात की। जहाँ तक बाकी बिजनेस की बात है, मैं जो कारोबार 25 साल से कर रहा हूँ, अगर उसमें नुकसान होगा तो मैं क्यों करूँगा? बिल्कुल तो कर रहा हूँ और मुझे इसमें आइंदा मुझे मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। असल में देखिए, हर बिजनेस की 2-3 चीज़ें होती हैं। मसलन ये है, जैसे हम जानवर का काम करते हैं, जानवर का ख़रीदना, बेचना या उसका पालना, ये पूरा एक मैकेनिज़्म है। जो सबसे अहम बात है हर बिज़नेस में वो है मार्केटिंग, कि जी आपको रॉ मटेरियल ये बाकी चीज़ें कैसे मिल रही हैं और आप कैसे बेचने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये वाला जो सेगमेंट है, ये अभी चाहे वो एग्रीकल्चर है या लाइव स्टॉक है, तो डेवलप नहीं हुआ हुआ। बाकी सेक्टर में आप इंडस्ट्री में चले जाएँ तो वहाँ पर काफ़ी वो है। सिर्फ लाइव स्टॉक में एक इंडस्ट्री है थोड़ी सी, वो है पोल्ट्री। बिल्कुल सही। कि पोल्ट्री ने अपने आप को बड़ा मैकेनाइज कर लिया है, कंप्यूटराइज कर लिया है, वो आपस में उनका एक लिंक है और उसके मुताबिक वो बिजनेस करते हैं और सबसे अनप्रडिक्टेबल है। हाँ, वो तो होगा वो होगा, वो तो फिर वो डिमांड एंड सप्लाई आ जाती है वहाँ पर। जो दूसरी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, हमारे लाइव स्टॉक में एक कंसेप्ट आया था और पूरे पंजाब में 8 जो थी वो कैटल मार्केट कंपनियां बनी थी। 9 डिवीज़न, हर डिवीज़न में। मुल्तान में बनी थी। असल में मैं अब जनूबी पंजाब के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, बड़ा अहम इशू कि हमारे यहाँ 3 डिवीज़न है, भावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान। जो मुल्तान की कैटल मार्केट है जी सर, वो
तादाद के एतबार से पंजाब की दूसरी बड़ी मार्केट है, पहले लाहौर, और जो लास्ट ईयर का अगर रेवेन्यू की बात देखें तो मुल्तान का जो रेवेन्यू वह सबसे पहले नंबर पर है। हमने 45 करोड़ किया था और लाहौर ने 42 करोड़ किया था। सही। अब होना ही चाहिए, और हम जनूबी पंजाब के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं कि भी लाहौर से चीज़ें मतलब डिसेंट्रलाइज हों और हर जगह आएँ। अब उल्टा काम हो गया है, वो 9 कंपनियां ख़त्म करके एक सेंट्रलाइज कंपनी बन गई है, दोबारा बन गई। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट के अंडर वो पहले भी थी, पहले ये था उसका कि जो आप प्रॉफिट जो हमारा आमदनी होगी वो उसी कंपनी के अंदर लगेगी। बिल्कुल ठीक है। अब वो ख़त्म हो गया। अब इस वक्त तकरीबन ये तीनों जो हमारी जनूबी पंजाब की हैं उनका जो रेवेन्यू आएगा वो 1 अरब 50 करोड़ है। डिस्क्रिप्शन अब लाहौर में है सर। होना ये चाहिए था कि जो एडिशनल फैक्ट्री लोकल गवर्नमेंट है जी सर। उसकी डिस्क्रिप्शन हो वो यहाँ पर खर्च करे सर। अब पैसा मार्केट कमेटी कैटल मार्केट यहीं के लोगों का होगा। अच्छा, खर्च कहाँ होगा? नलके लगाने पे और नालियाँ बनाने पर। तो ये क्यों? मतलब हम चाहते हैं कि हमारी ये जो मार्केट है इसका एक मैकेनिज्म बना हुआ है, इसको और हम इसको डेवलप करें, क्योंकि जब तक आप जानवर जितना मर्जी पाल लें, मार्केटिंग आपके लिए काश्तकार खुशहाल नहीं हो सकता। हमें खरीदने में प्रॉब्लम्स हैं, हमें बेचने में प्रॉब्लम्स हैं, हम मार्केट अब किस तरह आपकी हमें रखने में भी प्रॉब्लम है। वो देखें मंडी में और देखिए अब, लेकिन आप देखिए मुल्तान के हवाले से बात करूंगा, पहले डंगर मंडी आप जानते हैं कहाँ थी, फिर कैसे होते, अब जिस जगह पहुंची है वो बड़ी एक्सीलेंट है। अगर वो कंपनी जिस तरह काम कर रही हैं या हमें मौका दिया जाए और ये काश्तकारों को मौका मिले तो ये हम लोग काम करें, अपनी मंडी को डेवलप करें। चंद दिनों में, ठीक है, चंद सालों के अंदर आप देखें कि मुल्तान की मंडी ने पंजाब में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है और रेवेन्यू के द्वार से पहली पोजीशन हासिल कर ली है। सही सही है। तो हम ये चाहते हैं कि काश्तकारों का, अगर आप लाइव स्टॉक इस दफ़ा तो ठेका भी कोई 48 करोड़ से ऊपर चला गया, 40 से भी ज़्यादा। किसका जी? मुल्तान की मंडी का ज़्यादा हो गया, 89 करोड़ आई थिंक 89 का है। हम ये चाह रहे हैं कि आपने ये जो कंपनी, हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज करें चीज़ों को। हम तो यहाँ सूबा बनाने जा रहे थे, यहाँ से उल्टा उठा के अब लाहौर लेकर जा रहे हैं। तो ये मतलब एक हमारी तरफ से एक वो है। अच्छा, आप बाकी सूबे बनाने जा रहे थे? हैं? आप बाकी सूबे बनाने जा रहे थे? 2 सूबे बनाने जा रहे थे आप ऐसे? आप 2 सूबे बनाने जा रहे थे नवाब साहब ऐसे? नहीं, हम तो नहीं जा रहे, हम तो चाह रहे हैं कि 20-25 भी हो जाए तो नहीं, मैं आपकी सियासी वाबस्तगी के हवाले से कह रहा हूँ। उसकी पॉलिसी दो सर, उस पर तो बहुत बहस हो जाएगी। साहब वापिस आते हैं आपके पास। हम बात करते हैं दूध के पैदावार के हवाले से, जो एवरेज पाकिस्तान में एवरेज है। जब बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि जी 1100 लीटर है सालाना, और जो अमेरिकन है वो 11,000 लीटर सालाना है और फ़ी जानवर, और ऑस्ट्रेलिया में 7,000 लीटर है फ़ी जानवर। पाकिस्तान में बहुत कम है। जैसे बात माजिद साहब ने कही थी कि वो हुकूमत डेवलप कर रही है और इनकरेज कर रही है, ये डिफरेंस कैसे ख़त्म हो सकता है? प्राइवेट सेक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है? आपको गवर्नमेंट से क्या मदद चाहिए? दुनिया का जिस जानवर का डॉक्टर माजिद साहब ने जिक्र किया है कि वो 11,000 लीटर या 10,000 लीटर पर ईयर उसकी प्रोडक्शन है, वो जब हम 100-150 साल पीछे जाते हैं तो उनकी भी 1100 और 1200 ही थी। सर, बेसिकली उन्होंने काम किया है और हमने उस तरह से काम नहीं किया। जी सर। अनफॉर्चुनेटली सर, अगर अब देखें, एक ही फ्रीजन नस्ल को ले लेते हैं, चूँकि दूध की आपने बात की है, अब इसके पीछे मतलब शायर एक ही हैं। अब जब कैनेडियन फ्रीजन होगी तो वो ज़रा बड़ी नज़र आ रही होगी, आप अब इसकी यूरोप की बात करेंगे तो वो साइज़ में छोटी होगी, आप कहीं और चले जाएंगे तो कोई और तब्दीली होगी, लेकिन पीछे जब आप पढ़ेंगे, उसकी पेडिग्री पढ़ेंगे तो वालिदैन एक ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हुआ क्या है कि मुख्तलिफ मुल्कों की जो ज़ेबू गाय थी उसको उन्होंने एक फ्रीजन ब्रीड से क्रॉस करवाया और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरह से वो डेवलप कर गई, और वो सारे ही तकरीबन 7,000 से लीटर से लेके 10-11,000 लीटर तक हैं। इसी तरह से हमारी ज़ेबू काओ जो है वो चोलिस्तानी काओ है, जिसके साथ क्रॉस करके हमने भी इसको बनाना था, या उन्हीं आईकार स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो हमारे यहाँ के मौसमी हालात हैं। हमारे यहाँ आज तक ना तो फ्रीजन काओ का दूध एक्सेप्ट हुआ है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो टेस्ट हमारे इलाके में जो अल्लाह ताला ने हमें जानवर दी है वो बहुत सुपीरियर है सर। गोश्त के एतबार से भी दुनिया में माना गया है, दूध के एतबार से भी, और मौसम की और बाकी बीमारियों की जो टॉलरेंस है वो भी इनके अंदर ज़्यादा है। इस जानवर को भी हमने डेवलप करना है, 7,000 से 11,000 के अंदर पहुँचाना है हमने। चाहिए।
जितना इनटेक है हमारे जानवर का और जितना ये हीट रेजिस्टेंट है, जितना डिजीज़ रेजिस्टेंट है, ये 5000 भी क्रॉस करता है तो हम उनकी निस्बत बेहतर होते हैं, बिल्कुल क्योंकि हमारे जानवर का इनटेक भी कम है। बिल्कुल ठीक उनसे अगर कहें कि हाफ से भी कम है हम्म, तो मैं कहूँगा कि हमारी जो लोकल ब्रीड्स हैं उनकी नीड हाफ से भी कम है। अगर हम इसको लेकिन ये कम से कम 5000 तक पहुंचना चाहिए हमें। पहुँचना हाँ, चाहिए, सही। अगर हम 5000 तक भी अपनी नेशनल ब्रीड्स के साथ पहुंच जाते हैं तो हमारा जो छोटा फार्मर है, लैंडलेस है और मीडियम लेवल का फार्मर है, वो बहुत ही वायबल बिजनेस हो जाएगा उसके लिए। और ये और मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि आज से जब हम 20-25 साल पीछे जाते हैं तो हमारी साहिवाल काऊ 5000 लीटर से ऊपर की थी, लेकिन हमने फिर वो रास्ते खुद खोटे किए। मैं इस फोरम पे बैठ के ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करना चाह रहा। हमें मुस्बत होने की ज़रूरत है। हमें दोबारा से अपने लैंड लेस फार्मर के लिए और स्मॉल होल्डर के लिए अपनी इंडिजिनस ब्रीड्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, जिनका दुनिया के अंदर कोई सानी नहीं है क्वालिटी वाइज, बिल्कुल सही। और उसके अंदर वो दुनिया के तयशुदा मुरवजा तरीके हैं। वो पब्लिक सेक्टर जो है ना, वो ये बात मैं थोड़ा सा ज़रूर कहूँगा कि उसमें नंबरदारी छोड़े और फार्मर्स के ऊपर आने दे। ये फार्मर्स का काम है। पूरी दुनिया के अंदर ब्रीड्स को फार्मर्स ने डेवलप किया, बिल्कुल ठीक। कहीं भी पब्लिक सेक्टर ने डेवलप नहीं किया। पब्लिक सेक्टर पूरी दुनिया के अंदर मॉनिटरिंग अथॉरिटी होता है और फैसिलिटेटर होता है। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर जो है ना, वो ड्राइविंग सीट पे बैठता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है ना बहुत चीज़ें डेवलप पीछे नहीं चली होती। जाती और हैं। मैं अपने फार्मर्स को भी कहूँगा कि जब हम ब्रीड डेवलपमेंट की बात करें, जब हम किसी चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें, तो खुदा रहा उसके अंदर किसी भी किस्म की ज़ातियात को छोड़ के उस मकसद को लेके हम आगे चलें। डिवीजन ऑफ लैंड है, मैं फिर दोहराऊंगा, पाकिस्तान के अंदर ज़मीन डिवाइड होती जानी है। बिल्कुल लाइफ स्टॉक का और हमारा चोली दामन का साथ है। हमारी नस्लें डेवलप होंगी तो जो लैंडलेस है और स्मॉल होल्डर है उसका तभी ये बिज़नेस बन सकेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर वाले को आज भी इशू नहीं है, वो आज भी सारा साइलेज उठाता है, डंप करता है पूरे साल की खुराक, वंडा भी उसको इशू नहीं है, उसको बाकी इंग्रेडिएंट भी इशू नहीं है, TMR भी उसके पास है। वो कराची में बैठ जाए, वो पिंड इस्लामाबाद में बैठ जाए, वो बिज़नेस कर लेगा। हमारी जहाँ ज़मीनें पड़ी हैं, जहाँ हमारे घर हैं, जहाँ हमारी जड़ें हैं, वहाँ हमें अगर डेवलप करना है तो हम पब्लिक सेक्टर और हमारा फार्मर मिलके, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस फोरम के ज़रिए कि खुदा के लिए फार्मर्स के हैंडओवर करें चीज़ें, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डेवलप करवाएं, और पब्लिक सेक्टर फैसिलिटेटर और मॉनिटरिंग अथॉरिटी के तौर पे काम करे। और दुनिया के अंदर वो सारे मुरवजा तरीके ब्लैक एंड वाइट में मौजूद हैं, जिस तरह से उनकी गाय 1000 लीटर से 11000 लीटर तक पहुंची है। ये कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, सब तयशुदा है। उसके मुताबिक चलेंगे तो हमारी नस्लें आगे डेवलप हो जाएंगी। मैं साहब, आप जो बात कर रहे थे कि डेयरी और लाइफ स्टॉक जो के हवाले से डेवलपमेंट है, उसके प्लान्स में जो बात प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप की है या प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने की है, तो वो कहीं पे मौजूद है? जैसे आपने कहा कि बजट दुगना हो गया ऑलमोस्ट, तो ये कहाँ पे आप समझते हैं कि मुल्तान डिवीजन में कुछ हो रहा है? जो फार्मर को फैसिलिटेट करने की जो ज़रूरियात है तो वो तो बजट के ज़रिए से पूरी कर दी गई है। अब इसमें फोकस किया गया है कि मिल्क एनहांसमेंट यानी दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए हमने एक अच्छी जो रिप्यूट की जो समझ लें सीमन है तो उसको अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बजाय ये कि जिसका कुछ नहीं पता या कुछ है वो इंपोर्ट हो रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे, उनको भी एक सर्कल में लाया गया। अब कोई बंदा ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता सीमन, मतलब तजर्बा नहीं करेगा? नहीं सर, नहीं, इसके लिए बाकायदा कानून बन चुका हुआ है ना सर, ये बाकायदा कानून बन चुका हुआ है और ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट का एक कानून बन गया है। अब उस कानून की रूह से कोई भी खुद से सीमन प्रोड्यूस करके ऐसे नहीं बेच सकता और ना ही खुद से इंपोर्ट करके कोई बेच सकता है। उसके कोई कवायद और ज़वाबित है, उनके तहत वो इंपोर्ट करके बेचेगा। हुकूमत इस सिलसिले में जो फ्री ऑफ कास्ट ये सीमन डोजेज इस साल दे रही है, जिसका नुक्ता नज़र यही है कि जैसे सुफियान साहब ने फरमाया
कि उन्होंने भी अपनी लो जो मिल्क यील्ड वाली जो गायें थी उनको इम्प्रूव किया है। तो हम भी उसी अब पैटर्न पे अपनी जो गाय है इसको इम्प्रूव करने जा रहे हैं। इसमें हुकूमत की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसके साथ जो इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए दो और चीज़ें हैं जिनको हम वैल्यू एडिशन के तौर पे लेते हैं, और वो उसमें थोड़ी सी सरमायाकारी भी है। मिल्क कलेक्शन के जो यूनिट्स हैं मिल्क पैस्चराइजेशन के, इस पर हुकूमत ने ड्यूटी फ्री कर दी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ ही जो ये पनीर बनाने की जो मशीनरी है इसको भी उन्होंने फ्री कर दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया है। मिल्क पैकिंग का जो मशीनरी है ये भी अब ड्यूटी फ्री है। ये पूरे जोन को उन्होंने इस तरीके से फोकस किया है कि ये आसानी से फ्लोरिश कर सके। और डेफिनेटली जब किसी इलाके से दूध की कलेक्शन होगी तो फिर वहाँ पे जनरेशन का भी तरीक़ाकार वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इलाज मुआवजा और हिफाजती टीकों के अलावा ये सबसे बड़े इक़दामात है गोश्त के हवाले से, वो जो जारी स्कीमें है और मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से नस्ल में बेहतरी लाने के साथ साथ ये आगे जो मार्केटिंग के लिए जो मशीनरी और जो इंडस्ट्री दरकार है उस पर भी हुकूमत सब ड्यूटी फ्री दे रही है। और माली मुआवनत के लिए बैंकों से अब जो आम किसान है वो अच्छे जानवर ख़रीदने के लिए वहाँ से माली मुआवनत भी हासिल कर सकेंगे। वैसे इस दफ़ा अब तक मुल्तान डिवीज़न में कितने लोगों ने की है ये? सर ये इस माली साल की बात है सर। अच्छा, इस तो दफ़ा इंशाल्लाह ताला, हुकूमत ने- हाँ जी बिल्कुल। चलिए, बहुत जी शुक्रिया। सर। अबू सुफियान साहब, लास्ट कमेंट आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल साउथ पंजाब में इस लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के हवाले से क्या होना चाहिए? एक जुमले में क्या कहेंगे आप? एक जुमले में मैं ये कहूँगा कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट को जो सक्सेसफुल फार्मर्स हैं उनको, उन फार्म्स को अपना एक बनाना चाहिए, लोगों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। क्योंकि फार्मर जो है वो सीइंग इज़ बिलीविंग पे वो सीखता है। लेक्चर देने से, प्रोग्राम करने से, वर्कशॉप करने से, मोबाइल वैन चलाने से वो नहीं सीख पाता। उसको तो बात समझाएं, प्रैक्टिकली दिखाएं तो उसको समझ आती है। तो हर यूनियन काउंसिल के अंदर, हर तहसील के अंदर जो सक्सेसफुल फार्मर है उसके साथ कोलैबोरेशन बनाए और वो जो प्रैक्टिसेस वहाँ हो रही हैं और जो सक्सेसेस हैं वो इलाके के फार्मर नज़दीक आके नेबरहुड में ख़ुद देखें, बिल्कुल ठीक। उसको देख के उसके ऊपर अमल करें और अपने आप को बेहतर करें। और बाकी मैंने कहा है कि हमें अपनी नस्लों को बेहतर बनाएंगे तो हमारा गुजारा होगा। हम कितनी एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए जनरेट कर सकते हैं? ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। आप ये कहते हैं कि अभी बहुत पोटेंशियल मौजूद है लाइव स्टॉक में, अगर आप इसमें आना चाहे तो आपके पास अच्छा रोज़गार यहाँ गुंजाइश मौजूद है। जी, हम बहुत अच्छे रोज़गार छोड़ के आए हैं 10-12 साल पहले। जी सर। और मतलब मुझे ये शायद कहना मुनासिब है, ये नहीं, 2.5 लाख मेरा टेक होम पैकेज था, मार्केटिंग की मैं जॉब करता था, छोड़ के आए और हम सेटिस्फाइड और हैं। अब आपको ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं है ना, कसम से। अब आपने कोई मुलाजिम भी रख लिए होंगे 1-1.5 लाख वाले खुद अपने पास भी? जी हाँ, ऐसे ही अब हम उससे जितनी सैलरी लेते थे उससे कहीं ज़्यादा सैलरीज पे करते हैं। पे करते हैं। देखिए माशाल्लाह। जनाब साहब, आप क्या समझते हैं कि बड़ी क्या हौसला अफजा बात है? हौसला अफजा तो बहुत है। जी सर, जब एक सुफियान जुमले साहब में ने आप बात क्या- की, ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात हो रही थी। हमारा एक डिपार्टमेंट भी है ब्रीड इम्प्रूवमेंट का, सरकारी सतह जी पर, सर, ठीक जी है। सर। बल्कि मैंने कई दफ़ा कहा इसका नाम चेंज कर दें, सर ब्रीड इम्प्रूवमेंट ना रखें, इसका ब्रीड मेंटेनेंस कर दें। बिल्कुल। जो हमारी मेंटेन तो कर लें, जो हमारा पोटेंशियल था, फ़र्ज़ किया साहिवाल का या रेड सिंधी का या चोलिस्तान का, वहाँ तो ले आए। इम्प्रूवमेंट का तो मतलब ये है कि वहाँ से आप आगे जाएं। आगे से तो ये तो बात गलत है। और दूसरी बात ये है कि जो R&D है वो तो करना है, गवर्नमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। जब तक वो नहीं करेंगे, R&D वो करे, हमें चीज़ें दे, हमें फैसिलिटेट करे। जो सबसे अच्छी बात अबू सुफियान साहब ने की है, जो मैं उसको रिपीट भी करना चाहूँगा सर। कि सीन इज़ बिलीविंग। सर डिपार्टमेंट के पास, सॉरी टू से, डिपार्टमेंट के पास तो लकड़ी का मॉडल फार्म कोई नहीं पड़ा जिसके दिखा सके कि भाई ऐसा बनाना है आपने। बिल्कुल सही। भाई जब आपके पास मौजूद है वहाँ पर ले जाकर क्या करें? आखिरी जुमला क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि जब तक आप आगाही देखिए, हमारे जो पूरा बिजनेस है ना, को खत्म और जुमला इससे चाहिए सिर्फ। नहीं, जब तक आगाही नहीं देंगे काश्तकार आगाही को और उसको जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ये बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा। जी, बहुत शुक्रिया नवाब नदीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल सुफियान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब डॉक्टर माजिद साहब, माजिद इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अहम बात यह है कि लाइव स्टॉक के पोटेंशियल पे बात हुई, जनूबी पंजाब के हवाले से बात हुई, और जैसे प्रोग्राम में कहा गया कि जो पोटेंशियल मौजूद है उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए जहाँ हुकूमत को रोल प्ले करने की ज़रूरत है, वहाँ पे ख़ुद लाइव स्टॉक में इंटरेस्ट रखने वाली जो नई नस्ल है
उसके लिए भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। छोटी छोटी जॉब्स करने के बजाय आप एक अच्छे बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं। अगर आप इसमें वैल्यू एडिशन की तरफ जा सकते हैं तो आपके पास इनकम के अच्छे वसाइल मैसर होंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।